हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी 1.5 डे में जो हमें आईबीएस के लिए रिवीजन करना है या किस तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट्स को प्लान करना है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर बताने वाली हूँ, एक एक सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से उठाना है। प्लस वीडियो के एंड तक बने रहना बिकॉज वीडियो के एंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है जिससे आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना बहुत आसान हो जाएगा। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम टोटलिटी में देखें तो आपके पास कितने एक्चुअल में डेज़ हैं। इफ़ आई से आप अभी आईटीटी का पेपर दे करके आए हो तो आपके पास अभी आधा दिन है, राइट। यू हैव 0.5 डेज। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं, यू एटलीस्ट हैव 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, आपके पास अभी आज के दिन 6 से 7 घंटे तो मिनिमम है पढ़ने के लिए। बाकी वो आपके आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे तक खींच सकते हो रात में, राइट। क्योंकि सिंस हमारे पास ये लास्ट पेपर है हमारा, ठीक है, और इसके बाद हमें सिर्फ एक दिन और मिलने वाला है, राइट, जिसमें से इफ़ेक्टिवली आप मैक्स टू मैक्स जितना पढ़ सकते हो 16 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते उस दिन। मैं एग्ज़ाम के दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप उस दिन 16 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, राइट। तो हमारे पास 6 to 7 + 16 आवर्स, यानी कि हमारे पास मोटा माटी हमारे पास 25 आवर्स हैं, राइट। प्लस अगर मैं अगले दिन के भी कुछ आवर्स जोड़ लूँ, लेट्स से मैं 3 आवर्स अगले दिन के लिए जोड़ लेती हूँ जिस दिन आपका आईबीएस का पेपर होगा। वी इन टोटलिटी हैव ओनली 28 आवर्स जिसमें हमें सारी चीज़ें कवर करनी है, राइट। ठीक है, 28 आवर्स जो आप इफ़ेक्टिवली पढ़ाई के लिए दे सकते हो। हम एक रेंज ले लेते हैं 25 to 28 आवर्स। आपको ये 1.5 दिन के अंदर इतने घंटे आपको देने हैं। अब मैं ये आवर्स में इसलिए ब्रेकअप मैंने किया है बिकॉज आप बिना आवर्स में ब्रेकअप करे इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर नहीं कर सकते। तभी सबसे पहले, अब जैसे ये आवर्स का ब्रेकअप हमने देख लिया, अब पेपर को समझने से पहले हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं और एक आपके पास ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। बोथ ग्रुप्स वालों ने तो ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ग्रुप 2 वाले बच्चों ने ग्रुप 1 वाले नहीं पढ़े होंगे तो उन्हें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा इसके अंदर, राइट। प्लस आपके पास एससीपीएम है और आपके पास लॉ है। एससीपीएम और लॉ में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बिकॉज ये आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं कवर किए हैं। तो हमारा इस स्ट्रैटेजी में पूरा प्राइमरी फोकस होने वाला है एससीपीएम और लॉ को पहले कवर करके ख़त्म करने के लिए, ताकि बाद में जितना टाइम बचेगा वो हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी उस चीज़ को कवर कर लेते हैं एससीपीएम और लॉ को, और बाकी टाइम हम और सब्जेक्ट्स को कितना दे पाएंगे। मेरा एक सजेशन है कि अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एग्जाम्स आप अभी दे करके आए हो, राइट, ठीक है, अभी आपने सारी पढ़ाई की है और अभी जस्ट आप दे के आए हो अपना ग्रुप 2 का लास्ट एग्जाम विच इज़ आईटीटी, ठीक है। अब आईबीएस के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप सिर्फ फोकस करो एससीपीएम एंड लॉ पे। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेक श्योर कि जो आपको लगता है कि आप जिन टॉपिक्स में वीक रहे हो ओवरऑल थ्रू आउट द पीरियड, उनको आप एक बार देख करके चले जाओ, ठीक है। ये हो गई थोड़ी मोटा माटी आउटलाइन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अब हम देख लेते हैं कि ब्रेकअप कैसे है डेज का। सबसे पहले जो आज का दिन है, आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एससीपीएम को कवर करना है पूरी तरीके से, 100% तरीके से। आपको सोचना है कि आज एससीपीएम ख़त्म करना है। अब मैं आज एससीपीएम ख़त्म करने के लिए इसलिए कह रही हूँ, देखो एससीपीएम थोड़ा सा एक बिट ऑफ इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज उसके कंसेप्ट काफ़ी अलग है। ना वो टैक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ना वो लॉ से रिलेटेड है, ना वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ठीक है। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड अगर आप आज एससीपीएम कवर कर लेते हो, ठीक है। इसके टॉपिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो इसलिए देखो, हमारी लास्ट पेपर है तो लास्ट पेपर के लिए हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आज का दिन आप पूरा का पूरा एससीपीएम को डेडिकेट करो और कवर करो। अब वो करना कैसे है, देखो सबसे पहले इसी प्रायोरिटी में अगर आप चैप्टर्स करते जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके कैटेगरी ए पहले ख़त्म हो जाएंगे और बाकी जितनी बाकी की कैटेगरीज हैं बी सी डी ई, जितने में भी आपको बांटना है वो आपके बाद में कवर होंगे, ठीक है। अब मैं कैटेगरी ए पहले इसलिए कवर करवा रही हूँ बिकॉज दोज आर हाई वेटेज टॉपिक्स जिनके ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। और कैटेगरी ए टॉपिक्स थोड़े हैवी भी हैं, तो इसलिए अगर आप उनको पहले ख़त्म कर लोगे तो बाकी जो चैप्टर्स हैं या बाकी जो टॉपिक्स हैं जो थोड़े हल्के हैं, ठीक है, जिनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ईजी टू गो, वो आप आराम से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले आपको
1 से 2 घंटा लगभग चैप्टर 1 को देना है, ठीक है, इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चैप्टर 3 आप करोगे। चैप्टर 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। ये आपके मोटा माटी एक तरीके से क्रक्स है पूरे SCPM का, ठीक है। तभी आप देखो ये जितने भी ब्लू हाईलाइटेड हैं चैप्टर्स, ये आपके A कैटेगरी हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 से 2 घंटा लगाओगे, ठीक है, मिनिमम है ये, ठीक है। देखो मैंने ये टोटलिटी में टेंटेटिवली ब्लॉक्स को डिवाइड किया हुआ है आर्स के बेसिस पर, ठीक है। आप इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल, बेस्ड ऑन योर ग्रास्पिंग एबिलिटी, वो आपको पता है आप कितना टाइम लोगे, राइट। तो इसलिए आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 सबसे पहले चंक में ख़त्म करोगे। सबसे पहले आपको यही चैप्टर्स उठा के ख़त्म करने हैं। दूसरे चंक में ये काफ़ी थियोरेटिकल हो जाएगा पूरा पार्ट, थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिकल है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे आएंगे, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी है जो आपको कवर करना है, बट मेजॉरिटी केसेस में, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आपको ट्रांसफर प्राइस रेंज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपको रिकमेंडेशंस देनी है, तो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों ही साथ में आता है। बट प्रैक्टिकल का वेटेज फिर भी थोड़ा ज़्यादा होता है ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस में, आप कुछ तो मार्क्स वहाँ से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थियोरेटिकल रिकमेंडेशंस वगैरह हैं वो आप फिर भी देख करके लिख सकते हो बुक में से, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अगर रेंज कैलकुलेट करनी है गोल कॉन्ग्रुएंस के बेसिस पर, तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहते हैं, तो आप वो देख के लिख सकते हो। और सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो आपको इन 2 टॉपिक्स को प्योरली 2 घंटे देने हैं, आपको आराम से लगेंगे। सबसे पहले आप कंसेप्ट्स कवर करोगे और उसके बाद आपको एटलीस्ट जो आपके नवंबर 23, ठीक है, नवंबर 23, मई 23, ठीक है, इनके क्वेश्चन पेपर्स उठा के SCPM में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस है ना, एक बार वो देख लेना, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो जाएगी, या अगर ये नहीं करना तो स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। और आपको RTP MTP तो करना ही है, ठीक है, इस बार के RTP MTP तो आपको करना ही है, वो तो नो डाउट, ठीक है, उस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो भी आपको करना है, आपको करनी है, इम्प्लिसिट है ये, राइट। जब आप ये 2 चंक्स ख़त्म कर लोगे उसके बाद थोड़ा सा ईजी पार्ट आ जाता है, जो हमारा थर्ड ब्लॉक होगा। 1 घंटे में आप स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्पेशलिस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे। स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, राइट। और स्पेशलिस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपके प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा आएगा, जैसे CVP एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर है, बट आप इसको ईजिली कवर कर पाओगे, राइट। तो ये 3 ब्लॉक्स आपके ख़त्म हो गए, आपका ऑलमोस्ट 70% SCPM का सिलेबस यहीं डन है, प्रोवाइडेड आप इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी देखते जा रहे हो, सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपको अगर रिवीजन वीडियो से रिवाइज करना है, रिवीजन वीडियो कर रहे हो, राइट, या फिर नोट्स देखने हैं, नोट से रिवाइज कर रहे हो, मटेरियल देखना है, मटेरियल से रिवाइज कर रहे हो, प्लस आपको साथ में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग का मैंने 2 तरीके बता दी, या तो आप नवंबर 23 और उससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या फिर अगर ये दोनों आपने कर लिए हैं, ठीक है, आपको तो फिर RTP और MTP जो करंट अटैम्प्ट के हैं आपको IBS के, वो तो करना ही है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नवंबर 23 उससे पहले के अटैम्प्ट के एटलीस्ट 1-2 अटैम्प्ट के, बस 2 ही अटैम्प्ट्स के, या 2 अटैम्प्ट्स के तो एटलीस्ट आप SCPM के क्वेश्चंस एक बार देख लो, सारे ही देखने हैं आपको, ठीक है, सारे ही देखने हैं। DTP और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एक बार सॉल्व कर लेना हाथ से फटाफट, ठीक है। उसके बाद आपको आधा घंटा लगेगा, आधे से 1 घंटा लगेगा नॉन प्रॉफिट सेक्टर वाले और परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाले चैप्टर को करने में। ये तो बहुत ही बच्चू चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मॉड्यूल में ही 10 पेज का चैप्टर है, ठीक है, इसको बस एक बार नज़र से गो थ्रू कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कंसेप्ट। NGO में इसमें आपका एक वैल्यू फ्रेमवर्क है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, उसमें जो आपकी इक्विटी वगैरह, एफिशिएंसी, ये सब ये आपको एक बार देख के जाना है, बाकी इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर जब आप ये कर लो उसके बाद करंट ईयर के RTP और MTP जो है एक बार आप देख जाना, ठीक है।
बिफोर May 24 यानी कि November 23 वगैरह के जो इंडिविजुअल क्वेश्चन हैं या तो आप वो कर लेना, या फिर आपको RTP और MTP इस साल की तो करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप ये देख सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ जाएगी SCPM का क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा SCPM का पोर्शन। जितने भी ब्लू हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं 2000 ए कैटेगरी चैप्टर्स, मतलब उनका वेटेज हाई है, वो आपको पहले कंप्लीट करना है। ए कैटेगरी का मतलब ये है, राइट। कुछ पॉइंटर्स देखो, आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, ठीक है, और आप उसको केस स्टडी में किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। चीज़ें क्रैम नहीं करनी है, याद नहीं करनी है, ठीक है। अपने मॉड्यूल और नोट्स जो भी आप कैरी करोगे एग्जाम में, उसको साथ में खोल के रखना, ताकि जो भी कुछ मार्किंग आपके दिमाग में उस समय कोई पॉइंट आ रहा है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप पेपर में जाके सॉल्व कर रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो उस चीज़ की, ठीक है। ईजी नेविगेशन भी हो, ठीक है। क्रैम नहीं करना, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अपने हाईलाइटेड टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके हैवी चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, बिकॉज वो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं। और फिर आराम से सो जाना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मुझे आपको बताने हैं। देखो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है ऑलरेडी SCPM के, या फिर अगर आप किसी और के रेफ़र नहीं कर रहे हो, या आप किसी और चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, SCPM के मॉड्यूल से कंफर्टेबल नहीं हो, तो यू कैन यूज़ माई नोट्स। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये हाईलाइटेड लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप एक वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे तो मेरे नोट्स लिस्टेड होंगे वहाँ पर, ठीक है। उन नोट्स को कैसे यूज़ करना है, अगर आपको वैसे तो ऐसी कोई मतलब उन नोट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, वैसे मैंने लॉ और SCPM दोनों के लिए वीडियो बना रखी है, तो आप यहाँ से जाके भी उसको एक बार देख सकते हो। इतनी नीड नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिंक इंक्लूड कर दिया है। और अगर आप किसी और रिवीजन लेक्चर से नहीं रिवाइज़ कर पा रही हो, आपको पता नहीं है कहाँ से रिवाइज़ करना है, या फिर आपने मेरे ही रिवीजन लेक्चर्स देखे हुए हैं पहले, तो आप मेरी प्लेलिस्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा नेविगेशन करना, ठीक है। इसी PDF से आप नेविगेट कर सकते हो हर जगह। जब आपका आज रात पूरा, आज के दिन में आप पूरा SCPM अच्छे से कवर कर लोगे, हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट आज ना कर पाओ, तो टेंशन की बात नहीं है। अगले दिन में से आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाना, ठीक है, या थोड़ा सा लेट स्ट्रेच कर लेना कल के दिन को, और 1-1.5 घंटा निकाल के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपका हाथ SCPM को लिखने के लिए एग्जाम में सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। ऑल राइट, SCPM हमने ख़त्म कर दिया। अब नंबर 1 डे आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉ कवर करना है। अब देखो, मैंने इनको डे 1 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ 60% नहीं, 55% होगा, राइट। दिस इज़ 10% एंड दिस इज़ 35%। जो आपके पास PDF में ही करेक्टेड आएगा, मैंने यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो, आपको लॉ को देना है अपना मेजर चंक, विच इज़ 55% टाइम आप लॉ को दोगे पूरे दिन का, क्योंकि आपको लॉ अच्छे से ख़त्म करना है। लॉ से भी अच्छे स्कोरिंग आप गेन कर सकते हो, ठीक है, IBS के अंदर। ये करने के बाद आप अपना इंडेक्स और अपने मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज करोगे, ठीक है। सारे इंडेक्स को सबसे पहले कलेक्ट कर लेना, ठीक है, कोलेट कर लेना जहाँ जहाँ आपके इंडेक्स पड़े हुए हैं, कि ये कौन सा इंडेक्स है, ये कौन सा इंडेक्स है, ये सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का। एक फ़ाइल बना लेना जिसमें आपके सारे इंडेक्सेस प्रॉपर लगे हुए हों, ठीक है। उनमें टैगिंग आप कर सकते हो कि ये SCPM का है, ये लॉ का है, ये FR का है, ये ऑडिट का है, राइट। आप ही के लिए ईजी होगा नेविगेट करना एग्जाम में। दूसरी चीज़, अपने मटेरियल को इस तरीके से अरेंज करना, इस तरीके से स्टैक करना, जिस भी चीज़ में आप कैरी कर रहे होगे, कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन बना और मुझे अगर उसको क्विकली एक्सेस करना है, कि कोई वीक टॉपिक आ गया, वो मुझे पता है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके सूटकेस में, या जो भी चीज़ आप कैरी कर रहे हो, सूटकेस तो वैसे अंदर नहीं लेके जाते, बट हाँ, बाहर जो आप टेबल के साइड में या टेबल पे रखोगे सामान, उसमें इस तरीके से अरेंज करना, राइट। तो ये आपको मटेरियल उसी तरीके से अरेंज करके अपने बैग में रख के लेके जाना है, ताकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। क्लास के अंदर सामान को रखने के लिए वहाँ आप एज इट इज़ अपना चंक उठाओ और रख दो, राइट। तो ये आपको टाइम इस पर थोड़ा सा स्पेंड करना है, क्योंकि ये हमें एफिशिएंट बनाएगा IBS पेपर के अंदर। और फिर उसके बाद जितना टाइम हमारे पास बच रहा है, हम बाकी सब्जेक्ट्स को देंगे, ठीक है, अपने ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट्स को और अपने ग्रुप 2 वाले सब्जेक्ट्स को हम आराम से करेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉ का रिविजन हमें किस तरीके से करना है। देखो, क्योंकि हम मेजर चंक लॉ को दे रहे हैं, तो हमें अच्छे से कवर करना है। तो उसके लिए भी अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, यू कैन एक्सेस माई नोट्स। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस करके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, या प्रिंट में निकाल के लेके जा सकते हो, ठीक है।
अब लॉ को आपको किस तरीके से कवर करना है। सिमिलरली मैंने ब्लॉक्स डिवाइड किए हैं 1.5 से 2 घंटे के, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, मैंने वहाँ ज़्यादा टाइम लिखा है। जिनको कम चाहिए मैंने कम टाइम लिखा है। आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग। अगर मैं पहले ब्लॉक की बात करूँ तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डायरेक्टर्स का पोर्शन ख़त्म करना है और वाइंडिंग अप वाला पोर्शन ख़त्म करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक्स, डायरेक्टर्स का पूरा पोर्शन यानी चैप्टर 1 टू चैप्टर 3, ये आपको अच्छे से कवर करना है। एंड वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज कभी कभार डायरेक्टर्स और वाइंडिंग अप को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या फिर वाइंडिंग अप और आईबीसी को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वाइंडिंग अप के क्या कंसेप्ट हैं और आईबीसी के क्या कंसेप्ट हैं, उनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो वाइंडिंग अप अगर आपने करा हुआ होगा तो आपको आईबीसी का डिफरेंस अपने आप समझ आ जाएगा। जब आप ये कर लोगे अच्छे से, आपको आईबीसी और सेबी करना है, ठीक है। आईबीसी में आपको अच्छा सा टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज आईबीसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और सेबी वाले पे भी, ठीक है। सेबी एक्ट है, रेगुलेशंस हैं, SAST ICDR, ठीक है, LODR, ये सब आपको अच्छे से कवर करके चलनी है। ये 2 चंक आपके खत्म हो गए, बहुत मेजॉरिटी पोर्शन आपका ये दोनों कवर करने के बाद आपका ऑलमोस्ट नहीं तो 55% टू 60% मैं बोलूँगी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फेमा और FCRA करना है। पहले FCRA करना, उसके बाद फेमा करना, ठीक है। फेमा बहुत बड़ा हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है। FCRA कंपैरेटिवली फेमा से छोटा है, ठीक है। मुझे थोड़ा ईजी लगता है फेमा से, तो आप पहले FCRA करना एंड देन उसके बाद फेमा करना, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, सिमिलरली ब्लू हाईलाइटेड है, A कैटेगरी चैप्टर्स हैं, A कैटेगरी टॉपिक्स हैं, टॉप क्लास, ठीक है। उसके बाद जितने आपके चैप्टर्स बचते हैं, अगर आप कवर कर पा रहे हो तो कर लेना, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर आपके मिसलेनियस एक तो आ जाता है, एक प्रिवेंशन ऑपरेशन वाला आ जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट्स ये वाला टॉपिक आ जाता है। मेजरली यही रहते हैं, एक आध दो छोटे मोटे चैप्टर्स और होंगे, ठीक है। तो वो आप देख के चल सकते हो, ठीक है। इन पे आपको मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इनमें से एक आध MCQ बन सकता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको देख के नहीं जाने, देख के ज़रूर जाने हैं, बट हाँ, इन पे आप एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड मत करना। इसको पहले ख़त्म करना, फिर इसके ऊपर जंप करना, ठीक है। प्रायोरिटी के अंदर भी प्रायोरिटी हमें देख के चलनी है। फिर उसके बाद एक बार आपको अमेंडमेंट्स अलग से देख के जाने हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है। इस बार के और पिछले साल के अमेंडमेंट्स एक बार अलग से देख के चले जाना, ठीक है। और RTP MTP एज़ यूजुअल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो आप IBS का ही कर पाओगे, क्योंकि इस बार तो कोई ऐसा RTP MTP आएगा नहीं, ठीक है। इनका अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप पीछे जाके नवंबर 23 ऑनवर्ड से कर सकते हो, मतलब बैकवर्ड से कर सकते हो, नवंबर 23, मई 23, ठीक है। एक दो अटैम्प्ट के कुछ चीज़ आपको अमेंडेड मिलेंगी, कुछ चीज़ अमेंडेड नहीं मिलेंगी, तो वो एक बार आप देख के चल लेना, थोड़ा सा एडजस्ट वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, बट आपको हाँ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ये नहीं करना तो फिर आप एटलीस्ट अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, राइट। मॉडल क्वेश्चंस आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने कर जाना, ठीक है, लॉ के लिए। तो उसके बाद सिमिलरली इंडेक्स बनाओगे और अरेंज करोगे मटेरियल को, ठीक है। ये टाइम मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। हाईलाइटेड चैप्टर्स आर A कैटेगरी। अगर आपको ये ब्लू वाले चैप्टर्स के लिए नोट्स चाहिए तो वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्रिस्प फॉर्म में। उसके बाद इंडेक्स एंड मटेरियल अरेंजमेंट मैंने आपको समझा ही दिया है किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हम रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने बोला वही इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसमें 10% ऑफ द डे 1 आप इसमें स्पेंड करोगे, ठीक है, जो कि नेसेसरी है। उसके बाद हम जंप करेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिवीजन पे। तो ठीक है, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे आने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। अगर आपने मेरी पहले ओवरऑल IBS को किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसकी स्ट्रैटेजी देखी होगी, ठीक है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी वो वीडियो, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक वीक ट्रैकर आप लोग बना के चल सकते हो, वीक पॉइंट्स का ट्रैकर, वीक पॉइंट्स ट्रैकर। ये वीक पॉइंट्स ट्रैकर था कि आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऐसे कौन से टॉपिक्स लगते हैं, ठीक है, जिनमें आप वीक हो। वीक इन द सेंस कि जो आपको लगता है कि मुझे कम समझ आते हैं, या फिर मुझे एक बार दोबारा से रिकॉल नहीं होंगे एकदम से, तो मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे समझ आ जाएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, ये सेक्शन क्या था, अगर DT का टॉपिक है तो, राइट। FM का टॉपिक है तो ये फॉर्मूला क्या था, FR में स्टैंडर्ड में ये ट्रीटमेंट कैसे करते थे। ऐसे अगर आपको कुछ लगता है वीक पॉइंट्स, अगर आपने ये ट्रैकर ऑलरेडी बना लिया है तो आप इस ट्रैकर में आपने जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप एक बार देख के जाओगे, ठीक है। खास करके बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे वो सिर्फ इन्हीं वीक पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, बिकॉज बाकी तो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, उससे ज़्यादा वो और नहीं कर सकते, सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स पर, ठीक है। मैं वीक इसलिए बोल रही हूँ कि जिसमें आपको लगता है कि आप कम ईजिली रिकॉल कर पाओगे, ठीक है।
तो उन पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। एक बार उनको रिवाइज़ कर लेना, उनको देख लेना। जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं उनको भी सिमिलर चीज़ ही करनी है, ठीक है। उनकी ये लिस्ट थोड़ी बड़ी हो सकती है बट होनी ज़रूर चाहिए, राइट। तो एटलीस्ट आपके पास ये होगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता अच्छे से या जो है, तो आपको पता होगा, उस चीज़ को आप फटाफट से कवर कर लो। 35% ऑफ द डे आपके पास टाइम है, आप इन सब्जेक्ट्स को आसानी से कवर कर पाओगे। अब ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें DT और IDT पे तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, राइट। आपको ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, विच इज़ नथिंग बट FRA FM ऑडिट। तो उनके लिए आपके पास एक वीक पॉइंट्स का ट्रैकर ज़रूर होना चाहिए। DT IDT पे आप इतना मत फोकस करो बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी एग्जाम्स देकर आए हो, तो ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, इफ़ यू आर बोथ ग्रुप स्टूडेंट, बिकॉज अभी आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो। बट अगर आप ग्रुप 2 स्टूडेंट हो या फिर सिर्फ आपका IBS का ही पेपर रहता है, तो देखो अगर आपका IBS का ही पेपर रहता है तो आप अभी तक ये सब चीज़ें कवर करते हुए आ रहे होंगे। आपके पास ग्रुप 1 कवर करने का भी टाइम था, ग्रुप 2 कवर करने का भी टाइम था, राइट। और जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ग्रुप 1 कवर करने के लिए एम्पल टाइम था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने किया होगा। इसलिए आप एक वीक पॉइंट्स का अपने ट्रैकर बना लेना, जिसमें अब वीक पॉइंट्स के ट्रैकर में आप, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप उसको नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। अगर नहीं देखनी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यही बता देती हूँ शॉर्ट में। वो वीक पॉइंट में होगा क्या, वीक पॉइंट ट्रैकर में आप यहाँ पे टॉपिक लिखोगे अपना, ठीक है, कि क्या टॉपिक XYZ जो भी चैप्टर का, सब्जेक्ट का, फलाने का टॉपिक होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेज नंबर वगैरह, ठीक है, या अपने कुछ छोटी मोटी स्क्रिबलिंग्स करोगे, ठीक है। आपका नोट्स का पेज नंबर हो सकता है, राइट, कि आपके मॉड्यूल का पेज नंबर हो सकता है, जहाँ से आपको लगता है कि आप इजीली रिकॉल कर पाओगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। ये एक छोटी सी शीट, एक A4 साइज़ पे, ठीक है, 1 या 2 पन्ने की हो सकती है, 3-4 पन्ने की, मतलब जितने पेजेस के आप बना पाओ, ये आपकी पर्सनलाइज शीट होगी, ठीक है। ये आपको एज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जो लोग जनरल इंडेक्स से चीज़ों को सर्च करेंगे, आपके पास एक पर्सनलाइज चीज़ होगी अपनी खुद की। अब ये पर्सनलाइज्ड क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपको क्या वीक लगता है। अगर कल को चल के, ठीक है, पेपर के अंदर कोई ऐसा टॉपिक आ गया मान लो, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये आपका वीक पॉइंट है, आपने अपने वीक पॉइंट ट्रैकर में भी लिखा हुआ होगा, साथ में ये लिखा हुआ होगा कि कौन से पेज नंबर वगैरह पे है, ठीक है, आपने अभी लिखा है तो कहीं ना कहीं ब्रेन में हमारे याद भी रहता है, ठीक है। तो आप क्विकली वहाँ पे स्किम कर सकते हो, क्विकली वहाँ पे जंप कर सकते हो। आप उस चीज़ से बच रहे हो कि आप पहले जनरल इंडेक्स में जाओगे, फिर इस टॉपिक को अल्फ़ाबेटिकल वाइज या चैप्टर वाइज जैसे भी आपका इंडेक्स अरेंज होगा उस फॉर्म में जाके देखोगे, और फिर वहाँ से मॉड्यूल में जंप करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास आपके फैकल्टी नोट्स का या आपके खुद के नोट्स का तो इंडेक्स नहीं है ना, राइट। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वीक पॉइंट्स ट्रैकर वाला पॉइंट, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आपको एक एज प्रोवाइड करेगा ओवर दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ जनरल इंडेक्स से सर्च कर रहे होंगे, राइट। तो इस पे आप मेहनत कर सकते हो बनाने की, ठीक है। तो यही था इसके अंदर। तो यूज़ द रिमेनिंग टाइम टू डू अ रैपिड हाई कॉन्फिडेंस रिविजन ऑफ 5 ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। रीडिंग नहीं करना है, सिर्फ रिट्रीवल करना है कंसेप्ट का, मतलब कि अच्छा ये हमने पढ़ा था, ठीक है, हम इसको ऐसे करते थे, सिंपली गो थ्रू करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। नोट्स अलॉन्ग विद द इंडेक्स, इसमें आपको इंडेक्स को बहुत अच्छे से रीड करना है, इंडेक्स को ऐसे मतलब बस लेके मत चले जाना, आपको इंडेक्स में भी पता होना चाहिए क्या क्या नहीं है, राइट, ठीक है। स्पेशली वीक पॉइंट्स अगर आपने बनाया है तो वो आप ही ने बनाया है, आपको पता है उसके अंदर, राइट। और आप प्रीवियस ईयर के RTPs MTPs करके जा सकते हो। जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो ग्रुप 1 के लिए क्या कर सकते हैं, करंट अटेम्प्ट के जो RTPs MTPs हैं वो एक बार देख के चले जाना आप, ठीक है। उनके क्वेश्चंस आप एक बार करके जा सकते हो, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उनको सॉल्व नहीं करना है बैठ के, ठीक है, सिर्फ आपको स्किम करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका इस तरीके से आंसर होना चाहिए, ठीक है। आपकी छोटी छोटी नोटिंग्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये मैंने टाइम ब्लॉक्स डिवाइड किए हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट लेवल की, आपको FR को कितना टाइम देना है, AFM को कितना टाइम देना है, ठीक है, ऑडिट एश्योरेंस को, DT IDT को टाइम देना है या नहीं देना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर कंफर्ट लेवल, राइट। ये आपके हो गए कि आपको इन डेज़ में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमारा यहाँ पर Day 1 ख़त्म हो जाता है, तो हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग Day 1 के एंड पे, ठीक है, एट द एंड ऑफ Day 1 हमारा, ठीक है, सारा कुछ रिवाइज करके हो जाएगा, राइट। अगर कोई पोर्शन बच जाता है तो अगले दिन जो हमने
2 आवर्स का बफर निकाला था, ठीक है, एग्ज़ाम डे वाले दिन, तो वहाँ पे आप वो चीज़ कवर करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठोगे तब क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं, वो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी वीडियो थी, ठीक है, जो मैंने बनाई थी, उसको मैंने क्लिप करके यहाँ पे उसका लिंक अटैच किया हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो उसी टाइम स्टैम्प से ओपन होगी जहाँ पे मैंने आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है, राइट। तो आप ये जाके देख लो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्रिस्प में मैं फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ कि मेरा उसमें क्या पॉइंट था। देखो आपके पास 4 आवर्स हैं, ठीक है, 4 आवर्स हैं 4 केस स्टडीज़ करने के लिए, राइट। 5 केस स्टडी आती है, फर्स्ट केस स्टडी कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है IBS के अंदर, राइट। तो 5 केस स्टडी आती है तो उसमें से आपको 4 केस स्टडीज़ करनी है, ठीक है, 4 आवर्स में, तो यानी कि 1 आवर पर केस स्टडी, ठीक है। अभी हम अप्रॉक्स कैलकुलेट करके चलते हैं, बट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप 1 घंटे में एक केस स्टडी पूरा अच्छे से रीड करके और पूरी सॉल्व कर लो, राइट। बिकॉज कई बार केस स्टडी को समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरा क्या सजेशन है, गो फॉर 3 केस स्टडीज़ जिनको आप डिलीजेंटली पूरी तरीके से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो यू आर इन टोटैलिटी अटेम्प्टिंग 75 मार्क्स ऑफ पेपर डिलीजेंटली। मतलब डिलीजेंटली का यहाँ क्या मतलब है कि आप 3 केस स्टडी बहुत अच्छे से सॉल्व करो, उस पर आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो इन 3 केस स्टडीज़ पर, ठीक है। आपको अच्छे से सर्च करना है, सारी चीज़ें करो, अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन से रीड करो, जल्दबाजी नहीं करनी है इन तीनों केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके पास कंपैरेटिवली 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा आ जाएंगे टू गिव टू 1 केस स्टडी, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं एक्स्ट्रा क्या कह रही हूँ उसके अंदर, राइट। फिर जब आप ये 3 केस स्टडी 75 मार्क्स की अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, वीकेंड से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सब सारी चीज़ें की हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको एग्जाम में मिल भी गई, ठीक है, IBS के, तो 75 मार्क्स में से लेट से हमने 50 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, 50 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए, राइट, हम कर सकते हैं, राइट। तो हम पास तो हो गए, 50 भी ना किए तो 40 to 45 तो कर लिए, राइट। आपको क्लियर करने के लिए बस 40 मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए वैसे तो एग्रीगेट बनाने के लिए, बट 40 मार्क्स इज़ द मिनिमम, तो हम 40 to 45 का टारगेट कर सकते हैं, राइट। प्लस अब जो आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आप 4th केस स्टडी उठा सकते हो, ठीक है, 4th केस स्टडी उठा सकते हो और उसके एटलीस्ट MCQ सॉल्व करके जा सकते हो, तो एडिशनल आपको कुछ मार्क्स मिल गए, राइट। तो एटलीस्ट अगर आपने उसमें से 5 to 6 मार्क्स भी स्कोर कर लिए MCQs में से, तो इफ़ यू स्कोर्ड 50 तो 50 + 5 लेट से 55 आपके पास आ गए, और अगर आपने 40 स्कोर किया था, 45 स्कोर किया था, तो आपके पास 45 to 50 यहाँ से भी आ गया। तो मतलब मोटा माटी हम यहाँ से ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके 45 to 50 मार्क्स तो अपने लॉक कर सकते हैं। 45 to 50 भी नहीं कहेंगे, चलो 40 to 45 बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होके 45 to 50 मार्क्स हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं अपने, अगर हम इन तीन केस स्टडीज़ को अच्छे से टाइम दें और अच्छे से सॉल्व करें। फिर जो बचा हुआ टाइम है हम और बोनस के लिए टारगेट कर सकते हैं। देखो ये सिंपली मेरा सजेशन है, बट अगर आपको ये है कि आपको 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है, देन यू कैन गो फॉर 4 केस स्टडीज़। अगर आपकी स्पीड अच्छी है या फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है तो आप ये 4 केस स्टडीज़ सारी की सारी अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो अटैम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग पूरा करना चाहिए, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, किसी वजह से आप इसी वजह से अपनी स्पीड की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, हर केस स्टडी को आप अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे पा रहे हो और इसी वजह से आपका IBS क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप ये चीज़ फॉलो करके देख सकते हो, राइट, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 40 to 45 तो यहाँ पे स्कोर ईजिली कर सकते हो और आपका पेपर क्लियर भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये था, ये आपको और क्लैरिटी से यहाँ पर समझ आएगा, मैंने इसको और क्लैरिटी में बता रखा है। तो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो पे जाके वो क्लिप आप बस देख सकते हो, वो उतना पोर्शन जो मैंने क्लिप में अटैच किया हुआ है, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप सारा मटेरियल, रेलिवेंट मटेरियल जितना है वो कैरी करके लेके जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको दिल से लग रहा है कि आप ये मटेरियल वहाँ पे जाके खोलने नहीं वाले हो, तो फालतू में उसको कैरी मत करना, ठीक है। हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमें रिग्रेट ना हो कि अरे वो बुक ले ही चलते, क्या पता उसमें से कुछ मिल जाता, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की एंग्जाइटी होती है तो फिर आप सारा सामान कैरी करके जाना, बट अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है, और मतलब स्ट्रॉन्ग हो आप उस सेंस में कि
अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए ये मटेरियल रेलिवेंट है, मुझे यही कैरी करके लेके जाना है, तो आप वही कैरी करके लेके जाओ, ठीक है। ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो फर्स्ट 15 मिनट्स हमारे पास होंगे ना, उसमें हमें अपनी 3 केस स्टडीज़ जो है सॉर्ट कर लेनी है कि ये केस स्टडी मुझे किस ऑर्डर में करनी है और कौन कौन सी केस स्टडीज़ करनी है। पहली 3 आपको अच्छे से सॉर्ट करनी है। उसके बाद आपके पास टाइम है 2 में से चूज़ करने का, ठीक है, या फिर आप रैंडमली कोई भी चूज़ कर सकते हो जिसके भी आपको एमसीक्यूज़ ईजी लगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपको जिसके ईजी लगे वो वाली केस स्टडी पिक कर लेना, एमसीक्यू सॉल्व कर देना उसके, राइट। उसके बाद वीक पॉइंट्स ट्रैकर को आपको हैंडी रखना है, ठीक है, वो अपने इंडेक्स फाइल के सबसे ऊपर लगा लेना वीक पॉइंट्स का ट्रैकर, तो आपको ईजी रहेगा नेविगेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग हो रहा है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक्स है, तो आपको वहाँ बैठ के पैनिक नहीं करना है, छोड़ो उसको, आगे मूव करो पेपर में। बाकी जितना पेपर बचा है पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद अगर टाइम है तो फिर पूरा पेपर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कंप्लीट करो, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और फिर उसके बाद अगर टाइम है तो फिर आप उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। तो उसके बाद क्योंकि माइंड थोड़ा आपका रिलैक्स हो जाता है कि मैंने पेपर ऑल कंप्लीट कर लिया है पूरा, बस ये 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे, तो फिर आप उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से टाइम दे पाते हो, ठीक है। उसको लेके पैनिक मत करने लगना, ओह ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है। वाटर कैरी करना एग्जाम में, बिकॉज वाटर कहीं ना कहीं आपको शांत रखेगा। सिंस आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन तक ईजिली होता रहेगा, तो दिमाग शांत रहेगा और आप पैनिक कम करोगे, ठीक है, और दिमाग भी आपका तेज चलेगा। तो ये था हमारा पूरी स्ट्रैटेजी कि आपको इन 1.5 दिन में किस तरीके से काम करना है, प्लस एग्ज़ाम जब आप लिख रहे होगे तब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, राइट। उसके बाद जो आपको यहाँ पर रिविजन करना है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, आप पूरा रिवाइज तो नहीं कर सकते, ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो चीज़ इतने सारे सब्जेक्ट्स का। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने वीक पॉइंट्स तो रिवाइज करोगे ही करोगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके जो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे पूछ रहा है हर बार से, या ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, जो अदर पेपर्स में रिपीट होते हैं टॉपिक्स, बट आईबीएस में भी उसके चांसेस हैं रिपीट होने के, तो वो आप कवर कर सकते हो थ्रू दिस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंडेक्स, ठीक है। एफआर के लिए एएफएम ऑडिट हर के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय सीए विनय कुमार। तो आप इसमें देखोगे सबके स्टैंडर्ड्स है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्रीज, इंडेक्स 2-7, ठीक है। एफआर के लिए आपको सारे मिल जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अगर आईबीएस के अंदर है तो वो आपको किस तरीके से करना है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सिमिलरली आपको एएफएम के लिए मिलेगा, सिमिलरली आपको ऑडिट के लिए मिलेगा, ठीक है, सिमिलरली आपको लॉ के लिए, एससीपीएम के लिए, डीटी के लिए, आईडीटी के लिए ये पूरा मिल जाएगा। आप ये एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, लिंक के थ्रू, राइट। तो ये पूरी हमारी स्ट्रैटेजी थी, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो हमें फॉलो करनी है टू क्लियर आईबीएस का पेपर, ठीक है। सो सिंस ये लास्ट पेपर है तो हमें अपनी सारी लास्ट पेपर की जितनी एनर्जी हमारे अंदर अब बची हुई है, सारी एनर्जी इस पेपर के अंदर झोंक देनी है, ठीक है। इसको वन शॉट निकालना है, बिकॉज ये थोड़ा सा अड़चन बनता है ये पेपर, ठीक है। मुझे पता है कि क्या पेन्स होते होंगे आपको, ठीक है, इस पेपर को लिखते हुए, इस पेपर के लिए प्रिपेयर करते हुए, प्लस इतना सारा सामान कैरी करके लेके जाते हुए, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर तक, बट स्टिल लास्ट पेपर है, इसको लास्ट ही बनाना है, ठीक है। इसको इसके बाद नहीं देना, ये ठान के चलो, क्लियर हो जाएगा सब। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको एक सिस्टम मिल जाएगा जिसके थ्रू आप चीज़ें फ्लुएंटली कर पाओगे, ठीक है, विद अ फ्लो आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप बिना किसी सिस्टम के ये 1.5 दिन को कंप्लीट करना सोचोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, हो सकता है आप चीज़ें कवर कर भी ना पाओ। इसलिए मेरा मानना है कि आप ये स्ट्रैटेजी नहीं तो कोई और स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, बट एक सिस्टम के साथ ही ये 1.5 दिन को स्पेंड करना और सारी चीज़ें कवर करते चलना, आपका काम बहुत ईजिली बन जाएगा, राइट। बहुत मेहनत लगने वाली है इन 1.5 दिनों में, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज ये पूरा कवर करना है आपको, ठीक है, ये पूरा लॉ कवर करना है, फिर उसके बाद अलग से ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, तो मेहनत तो बहुत लगने वाली है, बट स्टिल वी कैन डू इट, ठीक है, वी कैन डू इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अभी अपना ये पेपर क्लियर हो जाएगा, इसको क्लेम कर लो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम क्या ये लगा के लिख दो, तो आप क्लेम कर लोगे कि ये भी नहीं लिखना, जो आपका मन करे क्लेम कर लो बस कि आप ये पेपर कंप्लीट कर लोगे, ये पेपर आपका आखिरी पेपर होगा, ठीक है, ये पेपर आपको दोबारा नहीं देना है,
ये बस आप क्लेम कर लो, कहीं पे भी क्लेम कर लो, कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है वहाँ कर लो, अपने पेपर पे लिखना है, कहीं भी लिखना है, बस ये क्लेम कर लो। सो दिस वॉज इट, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ये आप रीड करके चल सकते हो, ठीक है। इसी PDF में अटैच्ड है, तो आपके लिए ईजी होगा चीज़ों को हैंडल करना। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी इस PDF के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टेलीग्राम चैनल्स एंड ऑल, यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, ठीक है। वीडियोज़ के लिंक जितने भी हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हो, ठीक है। आई एम अवेलेबल, ठीक है। जो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस डाउट्स वगैरह होंगे वो हम सॉल्व करते रहेंगे साथ के साथ। सो या सी यू, ऑल द बेस्ट।